रात का सन्नाटा हो, एक कप चाय हो और मन में उठते अनगिनत सवाल। मुझे लगता है दिन की भागदौड़ और उस शोर शराबे में ना हम अक्सर उन ख्यालों को कहीं बहुत गहरे दबा देते हैं। बिल्कुल। वो ख्याल जो असल में हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा का माहौल कुछ ऐसा ही है, बेहद शांत, थोड़ा सा भावनात्मक और विचारिक। हमारे पास आज चर्चा के लिए कोई भारी भरकम रिसर्च पेपर या जटिल आंकड़े नहीं है, और ना ही किसी मल्टीनेशनल कंपनी की कोई एनुअल रिपोर्ट है। एग्जैक्टली। इसके बजाय हमारे पास कुछ ऐसी बेहद साधारण सी लगने वाली लेकिन बहुत गहरी पंक्तियां हैं, कुछ ऐसे विचार जो जिंदगी के संघर्ष, हमारे जज्बात, यादों, रिश्तों और हमारे खुद के विकास का पूरा मनोविज्ञान अपने अंदर समेटे हुए हैं। ये वो पंक्तियां हैं जो हम अक्सर कहीं पढ़ लेते हैं और बस आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज का हमारा मिशन ही यही है कि इन विचारशील पंक्तियों के पीछे छिपे असाधारण अर्थों को खोला जाए। बिल्कुल, ये महज कुछ सुंदर शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये छोटे छोटे विचार रोजमर्रा की जो हमारी मानसिक उलझने होती है ना, उन्हें सुलझाने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। मैं कहूँगा कि ये शुरुआत उस माहौल को बिल्कुल सही ढंग से पेश कर रही है जिसकी हमें आज ज़रूरत है। रात का ये जो वक्त होता है ना, ये इंसानी दिमाग को आत्ममंथन का सबसे बेहतरीन मौका देता है। दिन भर तो बस हम भाग रहे होते हैं। बिल्कुल भाग रहे होते हैं। और आज जिन पंक्तियों पर हम बात कर रहे हैं वो असल में मानवीय व्यवहार और हमारे रोजमर्रा के अनुभवों का ना बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक निचोड़ है। भावनाओं को शब्दों में पिरोना अपने आप में एक कला है। सच में एक कला है। लेकिन उन शब्दों के पीछे के विज्ञान और उस दर्शन को समझना वो जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि सबसे गहरे जीवन दर्शन किताबों के उन भारी पन्नों में नहीं मिलते, बल्कि ऐसी छोटे छोटे विचारों में, कुछ शेरों में छिपे होते हैं। और शायद यही कारण है कि आज का हमारा ये विषय इतना प्रासंगिक है। मेरी डायरी के पहले पन्ने पर एक पंक्ति लिखी है और आज के इस शोर शराबे वाले दौर में ना ये बहुत ध्यान खींचती है। वो लाइन है, जिंदगी ने सिखाया है मुझे खामोश रहना भी जरूरी है, क्योंकि हर बात का जवाब लफ्जों से नहीं होता। वाह, बहुत गहरी बात है ना? मतलब जब भी हमारे सामने कोई विवाद होता है, कोई बहस होती है, तो ऐसा लगता है कि अगर हमने तुरंत पलटकर जवाब नहीं दिया तो सामने वाला हम पर हावी हो जाएगा। इंसान हमेशा अपनी बात साबित करने के लिए इतना बेताब क्यों रहता है? देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है। मनोविज्ञान और जीव विज्ञान में इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स या संघर्ष या पलायन की आदिम प्रवृत्ति कहा जाता है, जो जानवरों में भी होती है। बिल्कुल। जब भी हम किसी वैचारिक या भावनात्मक हमले का सामना करते हैं, जैसे किसी ने हम पर इल्जाम लगा दिया, तो हमारा मस्तिष्क उसे एक शारीरिक खतरे की तरह ही देखता है। उसे लगता है जैसे कोई शेर सामने आ गया हो। अरे बाप रे! मतलब दिमाग फर्क ही नहीं कर पाता। इसलिए हमारा दिमाग तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है ताकि हम अपना बचाव कर सकें। लेकिन ये जो पंक्ति आपने पढ़ी, ये हमें उस आदिम प्रवृत्ति से बाहर निकालती है। बिल्कुल। अगर आप प्राचीन स्टोइक दर्शन को भी देखें तो वहां खामोशी को एक कमजोरी नहीं माना गया, बल्कि उसे एक ताकत माना गया। एग्जैक्टली, आत्मनियंत्रण का सबसे बड़ा हथियार। जब कोई व्यक्ति बहुत ही उत्तेजित स्थिति में खामोश रहता है तो वो असल में अपने मस्तिष्क को उस घबराहट से निकालकर तार्किक सोच की तरफ ले जा रहा होता है। लेकिन अगर हम इसे आज के समाज के नजरिए से देखें तो खामोशी को अक्सर अहंकार मान लिया जाता है या फिर सीधे सीधे कमजोरी। अगर कोई व्यक्ति किसी बहस में चुप हो जाए तो लोग सोचते हैं कि यार इसके पास तो कहने को कुछ है ही नहीं, या ये अपनी हार मान रहे। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे में हम ये कैसे तय करें कि कहाँ खामोश रहना है और कहाँ अपनी आवाज उठानी है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। खामोशी और कमजोरी के बीच ना एक बहुत बारीक सी रेखा होती है। समझदारी से चुनी गई खामोशी वो है जहां आप परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। चॉइस है आपकी। हाँ, जबकि डर के कारण अपनाई गई खामोशी इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ती है। एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक अध्ययन है जो मोलभाव या नेगोशिएशन की कला पर किया गया था। उसमें पाया गया कि किसी भी तनावपूर्ण बातचीत के दौरान अगर महज 8 सेकंड का मौन रखा जाए, सिर्फ 8 सेकंड, सिर्फ 8 सेकंड, अगर आप 8 सेकंड चुप रह जाएं, तो सामने वाला व्यक्ति असहज हो जाता है और अक्सर वो समझौता करने की ओर झुक जाता है। वाह, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल ट्रिक है ना? खामोशी एक खाली कैनवस की तरह होती है जिसपे सामने वाला अपनी ही असुरक्षाओं को रंगने लगता है।
वो सोचने लगता है कि पता नहीं ये क्या सोच रहा है। सही बात है। इसलिए हर बात का जवाब लफ्जों में देना सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा की बर्बादी है। मौन व्यक्ति को वो मेंटल स्पेस देता है जहां वो ये तय कर सके कि कौन सी लड़ाई लड़ने लायक है और कौन सी महज अहंकार की संतुष्टि है। यानी खामोशी केवल शब्दों का अभाव नहीं है, ये एक बहुत ही सचेत और रणनीतिक निर्णय है। ये विचार अपनी ऊर्जा बचाने और पर्सनल ग्रोथ की ओर एक बहुत बड़ा कदम लगता है मुझे। बिल्कुल। और जब हम अपनी ऊर्जा और अपनी भावनाओं की बात करते हैं ना, तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा हमारे रिश्तों में निवेश होता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा वहीं लगती है। हाँ, और रिश्ते हमेशा सीधे या सरल तो होते नहीं हैं। इसी से जुड़ी मेरी डायरी की दूसरी पंक्ति है, सुनिएगा। कुछ लोग जिंदगी में सबक बनकर आते हैं और कुछ याद बनकर। क्या बात है। ये सुनने में बहुत काव्यात्मक लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में किसी इंसान को महज एक सबक मान लेना इतना आसान है? मतलब जब कोई बहुत करीब का व्यक्ति आपको गहरा आघात पहुंचाता है, धोखा देता है, तो मन में कड़वाहट आना तो स्वाभाविक है ना? कड़वाहट आना बिल्कुल स्वाभाविक है, और इसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। हमारा मस्तिष्क नुकसान या धोखे को बहुत गहराई से दर्ज करता है। मनोविज्ञान में इसे नेगेटिविटी बायस या नकारात्मकता का पूर्वाग्रह कहा जाता है। मतलब बुरी चीजें जल्दी याद रहती हैं। एग्जैक्टली। इंसानी दिमाग का विकास ही कुछ इस तरह हुआ है कि वो बुरी यादों और खतरों को अच्छी यादों की तुलना में ज्यादा शिद्दत से पकड़ कर रखता है, ताकि हम दोबारा वो गलती ना करें। बिल्कुल। प्राचीन काल में ये बायस हमें जंगली जानवरों से या जहरीले फलों से बचाता था, लेकिन आज ये हमें पुराने दर्दनाक रिश्तों और धोखों से बाहर नहीं निकलने देता। हम उसी लूप में फंसे रहते हैं। हाँ, तो जब ये पंक्ति कहती है कि कुछ लोग सबक बनकर आते हैं, तो ये मनोविज्ञान की कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग या वैचारिक पुनर्रचना की ओर इशारा कर रही है। ये अपने अतीत को देखने का एक पूरी तरह से नया तरीका है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, क्या इसका अर्थ ये है कि हम जानबूझकर अपने देखने का नजरिया बदल रहे हैं ताकि हमें उस अतीत से कम तकलीफ हो? मतलब एक तरह से क्या हम अपने ही दिमाग को धोखा दे रहे हैं? मैं इसे धोखा देना नहीं कहूंगा, मैं इसे ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करना कहूंगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति जीवन में दुख का कारण बनता है, तो उस इंसान से नफरत करने में या उससे बदला लेने की सोचने में हम अपनी बहुत सी मानसिक ऊर्जा नष्ट कर देते हैं और अपनी शांति भी खो देते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उस अनुभव को एक सबक के रूप में देखा जाए कि उस व्यक्ति ने हमें हमारी खुद की सीमाएं सिखाईं या ये सिखाया कि भविष्य में किन लोगों से दूरी बनानी है, तो हम उस इंसान से भावनात्मक रूप से आजाद हो जाते हैं। वाओ, वो बंधन कट जाता है। हाँ, और दूसरी ओर जो लोग हमें खुशी देते हैं वो याद बन जाते हैं। वो हमारे मस्तिष्क में उन सकारात्मक हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं जो कठिन समय में हमें मानसिक शांति देते हैं। ये नजरिया अपनाना कि कोई भी इंसान बिना वजह हमारे जीवन में नहीं आता, ये वाकई एक बहुत बड़ी राहत दे सकता है। जो लोग हमें तोड़ते हैं, वे असल में हमें ये बता रहे होते हैं कि हम कितने मजबूत बन सकते हैं, हमारी सहनशीलता की सीमा क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो हमें जोड़ते हैं, वे हमारे जीवन को अर्थ देते हैं। लेकिन ये सब कहना तब आसान होता है जब हम उस दौर से बाहर आ चुके होते हैं। जब आप बीच तूफान में होते हैं तब चीजें अलग होती हैं। वही तो, जब वो बुरा वक्त चल रहा होता है, जब हम वो सबक सीख रहे होते हैं दर्द के साथ, तब ऐसा लगता है जैसे समय रुक ही गया है, कटता ही नहीं है वक्त। मेरी तीसरी पंक्ति जीवन के इसी ठहराव से जुड़ी है। बताइए। वक्त हमेशा बदलता है, बस इंसान को सब्र रखना पड़ता है। अब देखिए, जब चारों तरफ अंधेरा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो सब्र रखना किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं लगता। और यहीं पे हमें सब्र की परिभाषा को फिर से समझने की जरूरत है। समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि सब्र का मतलब है चुपचाप बैठकर इंतजार करना, बस सहते रहना कि कब बुरा वक्त बीत जाएगा। हाँ, हम कहते हैं ना कि बस बर्दाश्त करो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। और कई बार लोग इसे नियति मानकर एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं, कुछ करते ही नहीं है। लेकिन मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सब्र एक निष्क्रिय अवस्था नहीं है, ये एक अत्यधिक सक्रिय अवस्था है। सक्रिय अवस्था, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इंतजार करना सक्रिय कैसे हो सकता है? और क्या हर परिस्थिति में सब्र रखना सही है? कई बार ये इंसान को गलत परिस्थितियों को सहने की आदत भी तो डाल देता है। ये एक बहुत ही शानदार तर्क है। हमें सहनशीलता और सक्रिय धैर्य यानी एक्टिव पेशेंस के बीच का अंतर समझना होगा। किसी शोषण या गलत परिस्थिति को चुपचाप सहते रहना सब्र नहीं है, वो तो आत्मसमर्पण है। एग्जैक्टली, वो हार मान लेना है। सक्रिय धैर्य का अर्थ है, जैसे आप एक किसान को देखिए,
जब एक किसान जमीन में बीज बोता है तो फसल रातों रात नहीं उगती, उसमें महीनों लगते हैं। महीनों लगते हैं। उस लंबे इंतजार के दौरान क्या वो सिर्फ बैठा रहता है? नहीं, वो जमीन की सिंचाई करता है, खरपतवार हटाता है, मौसम का ध्यान रखता है। उसका सब्र उसके कर्म से जुड़ा है। वाह, ये बहुत सुंदर उदाहरण है। इसी तरह जीवन में मुश्किल दौर में सब्र रखने का अर्थ है अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखना और लगातार अपने हिस्से का प्रयास करते रहना, भले ही परिणाम तुरंत ना दिख रहे हों। बौद्ध दर्शन में अनित्यता का सिद्धांत है। अनित्यता मतलब इम्पर्मनेंस। हाँ, इम्पर्मनेंस, जो बताता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे जीवन के दौर भी बदलते हैं। जब ये गहराई से समझ आ जाता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो सब्र रखना एक मजबूरी नहीं बल्कि एक समझदारी बन जाती है। बहुत खूब। तो सब्र असल में वो पुल है जो हमें मुश्किल वक्त से निकालकर उम्मीद तक ले जाता है। लेकिन इस पुल पर चलते हुए ये विश्वास बनाए रखना कि हम दूसरी तरफ पहुंच ही जाएंगे, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है। कई बार लंबे संघर्ष के कारण इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, मेरी ही किस्मत खराब है। और आज के दौर में तो ये और भी बढ़ गया है। बिल्कुल। आज के इस डिजिटल युग में जहां हर किसी की जिंदगी सोशल मीडिया पर एक सजे हुए शोकेस की तरह दिखती है, ये खुद पर शक करना बहुत आम हो गया है। ऐसा लगता है सब खुश हैं, बस मैं ही पीछे रह गई। वो फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, मेरी अगली 2 पंक्तियां इसी मानसिक द्वंद्व पर बात करती हैं। पहली है, कभी खुद को किसी से कम मत समझना, क्योंकि हर इंसान खास होता है। और दूसरी लाइन इसी से जुड़ती है, जिंदगी एक किताब की तरह है, हर दिन एक नया पन्ना होता है। ये दोनों विचार एक दूसरे के पूरक हैं और मैं कहूँगा कि आज के समय में इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। तुलना करना या कंपैरिजन करना इंसान के सामाजिक स्वभाव का एक बुनियादी हिस्सा है। हम चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाते ना। नहीं रोक पाते, क्योंकि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी हमें बताती है कि प्राचीन काल में इंसान अपनी अहमियत अपने छोटे से कबीले के बाकी लोगों को देखकर तय करता था। वो कबीला मुश्किल से 100 या 150 लोगों का होता था। तो तुलना सिर्फ उन 100 लोगों से होती थी। बिल्कुल, लेकिन समस्या ये है कि आज हम अपनी असल संघर्षपूर्ण जिंदगी की तुलना पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की आभासी और चमक दमक वाली जिंदगी से कर रहे हैं। हम किसी के हाईलाइट रील की तुलना अपने बिहाइंड द सीन से कर रहे हैं। ये तो है, सोशल मीडिया पे कोई अपने आंसू तो पोस्ट करता नहीं है। एग्जैक्टली। इससे एक बहुत ही गहरी और अवास्तविक हीन भावना पैदा होती है। तो जो लाइन है कि खुद को किसी से कम मत समझना, ये केवल मन को बहलाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि अपनी वास्तविक क्षमता और अपनी अद्वितीय परिस्थितियों को पहचानने का आग्रह है। बिल्कुल, ये वास्तविकता को स्वीकारना है। देखिए, हर इंसान का जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसके जीवन के अनुभव, उसके अवसर और उसके संघर्ष पूरी तरह से अलग है। इसलिए किसी एक पैमाने पर 2 लोगों की तुलना करना पूरी तरह से अतार्किक है, लॉजिकली नहीं है। और जो आपकी दूसरी उपमा है, जिंदगी एक किताब की तरह है, ये मनोविज्ञान में एक बहुत ही कारगर तकनीक है जिसे हम अतीत के बोझ से मुक्त होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अतीत का बोझ वाकई इंसान को बहुत पीछे खींचता है। अगर कल कोई बड़ी गलती हो गई हो या कोई बड़ा नुकसान हुआ हो, तो अगली सुबह इंसान उसी भारीपन, उसी अपराध बोध के साथ उठता है। तो क्या इस किताब वाले विचार का अर्थ ये है कि हम खुद को मानसिक रूप से अतीत से अलग कर लें? मतलब ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है? इसे मनोवैज्ञानिक रूप से भावनाओं को अलग अलग खांचों में बांटना या कंपार्टमेंटलाइजेशन कह सकते हैं। जब आप जिंदगी को एक किताब की तरह देखते हैं, तो आप ये स्वीकार करते हैं कि किताब में अगर पिछला चैप्टर संघर्ष, हार, दुख या किसी बहुत बड़ी गलती से भरा था, तो उसका मतलब ये नहीं कि पूरी किताब ही खराब है। बिल्कुल नहीं। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो उस किताब का एक बिल्कुल नया और कोरा पन्ना होता है। कल की गलतियां आज के पन्ने को तब तक खराब नहीं कर सकती जब तक कि इंसान खुद उन गलतियों को आज के पन्ने पर दोबारा ना लिखे। वाओ, यानी पेन हमारे हाथ में है। हमेशा हमारे हाथ में है। ये नजरिया इंसान को अपने ही बनाए हुए गिल्ट के, उस अपराध बोध के मानसिक पिंजरे से आज़ादी देता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि जीवन की कहानी पर अंतिम नियंत्रण हमारा ही है। हर दिन एक नया पन्ना है, ये विचार मन को कितना हल्का कर देता है। ये हमें हर दिन खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। लेकिन उस कोरे पन्ने पर कुछ ना कुछ परेशानियां तो लिखी ही जाएंगी ना, क्योंकि जीवन में सब कुछ हमेशा हमारी प्लानिंग के हिसाब से तो चलता नहीं है ना। कभी नहीं चलता। मेरी आखिरी 2 पंक्तियां जीवन की इसी सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई को सामने लाती हैं। मैं पढ़ती हूँ, खुश रहना सीख लो, क्योंकि परेशानियां हर किसी की जिंदगी में होती हैं। और दूसरी लाइन है,
जो लोग दर्द समझते हैं वही लोग दूसरों को खुश रखना जानते हैं। अक्सर हम यही सोचते हैं ना कि जब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, मेरे सारे लोन चुकता हो जाएंगे, करियर सेट हो जाएगा, तभी मैं सच में खुश हो पाऊंगी। और यही इंसानी जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। अक्सर समाज में खुशी को एक ऐसी मंजिल मान लिया जाता है जहां पहुंचने के बाद कोई दुख, कोई संघर्ष नहीं होगा। इंसान सोचता है कि जिस दिन मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी या जिस दिन मुझे वो प्रमोशन मिल जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन वो दिन कभी आता ही नहीं है। आता है, लेकिन जब वो दिन आता है तो एक नई तरह की परेशानी सामने खड़ी होती है। वास्तविकता ये है कि परेशानियां जीवन का कोई अपवाद नहीं है, वे जीवन का नियम है, बाय डिफॉल्ट है वो। मतलब वो पैकेज डील में साथ आती हैं। बिल्कुल, वे अमीर, गरीब, सफल, असफल सबके जीवन में समान रूप से मौजूद हैं, बस उनका रूप बदल जाता है। इसलिए खुशी किसी समस्या मुक्त जीवन का इंतजार करना नहीं है, बल्कि समस्याओं के बीच संतुलन खोजना है। एग्जैक्टली, समस्याओं के बीच मुस्कुराना सीखना है। यानी हम उस परफेक्ट दिन का इंतजार नहीं कर सकते जब आसमान बिल्कुल साफ होगा और कोई तूफान नहीं आएगा। हमें उसी बारिश और तूफान के बीच मुस्कुराना सीखना होगा, उसी में नाचना सीखना होगा। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है ना, वो मुझे बहुत गहराई तक छूती है। जो दर्द समझते हैं वही दूसरों को खुश रखना जानते हैं। क्या इंसान का अपना दुख उसे समाज से अलग थलग करने के बजाय उसे समाज से गहराई से जोड़ने का काम करता है? ये एम्पैथी या सहानुभूति का सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक रूप है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ या आघात के बाद का भावनात्मक विकास कहा जाता है। हम अक्सर आघात या ट्रॉमा के नकारात्मक प्रभावों के बारे में ही बात करते हैं। हाँ, कि ट्रॉमा ने इंसान को तोड़ दिया। लेकिन कई बार गहरा दर्द इंसान को पूरी तरह से बदल देता है, और वो भी एक सकारात्मक दिशा में। जब कोई व्यक्ति किसी गहरे दर्द या अकेलेपन से गुजरता है तो उसके मस्तिष्क में दूसरों की भावनाओं को समझने वाली प्रणाली बहुत अधिक संवेदनशील हो जाती है। वो दूसरों का दर्द महसूस कर पाता है, गहराई से महसूस कर पाता है। जिसने खुद हार का सामना किया है वो किसी दूसरे को उस स्थिति में देखकर तुरंत उस दर्द से कनेक्ट कर लेता है। ऐसे लोग दूसरों के जीवन में खुशियां भरने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे उस अंधेरे की गहराई को बहुत करीब से जानते हैं। वे नहीं चाहते कि कोई और उस अंधेरे से गुजरे। बिल्कुल, उनका अपना संघर्ष उन्हें कड़वा या स्वार्थी बनाने के बजाय अधिक दयालु और संवेदनशील बना देता है। ये वाकई एक बहुत ही सुकून देने वाला विचार है कि हमारा दर्द बेकार नहीं जाता। वो दर्द हमें महज कमजोर नहीं करता, बल्कि हमें एक ऐसा इंसान बनाता है जो किसी दूसरे के दर्द पर मरहम लगा सके। ये दुख को देखने का एक बहुत ही अलग और बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। जो चीज हमें तोड़ती है वही चीज हमें दूसरों से जोड़ने की ताकत भी देती है। बिल्कुल सही कहा, और यही मानवीय अनुभव की सबसे बड़ी सुंदरता है। जीवन के हर कड़वे अनुभव को एक बड़ी तस्वीर के हिस्से के रूप में देखना ही सच्ची परिपक्वता है, मैच्योरिटी है। रणनीतिक ताकत को पहचानना, रिश्तों से मिले कड़वे अनुभवों को एक सबक में बदलना, मुश्किल वक्त में एक सक्रिय और सकारात्मक सब्र रखना और खुद की तुलना किसी और से किए बिना हर दिन एक नई शुरुआत करना, शायद यही जीवन का असल सार है। और इन सब के साथ साथ इस तथ्य को स्वीकार करना कि परेशानियां हमेशा रहेंगी, लेकिन अपनी निजी दर्द को एक ढाल बनाकर दुनिया से छुपने के बजाय उसे दूसरों के लिए सहानुभूति में बदल देना ही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज हमने जिन भी पंक्तियों पर बात की वे सिर्फ विचार नहीं है, वे टूलकिट की तरह है। एग्जैक्टली, मुश्किल समय में मानसिक संतुलन बनाए रखने का एक पूरा मनोवैज्ञानिक ढांचा है। ये एक ऐसी चर्चा रही है जो शायद हमारे सुनने वालों के विचारों में लंबे समय तक गूंजती रहेगी। इन साधारण सी लगने वाली पंक्तियों के पीछे जो इतना गहरा विज्ञान और दर्शन छिपा था, उसने वाकई कई पुरानी धारणाओं को तोड़ा है। तो चलिए, रात के सन्नाटे में शुरू हुई आज की इस बेहद सुकून देने वाली चर्चा को यहीं एक ठहराव देते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत ठहराव। लेकिन इस सफर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हमारे सभी सुनने वालों को शांति से और गहराई से विचार करना चाहिए। अगर जिंदगी वाकई एक किताब है और आज का दिन एक नया पन्ना, तो क्या आज का पन्ना एक ऐसा सबक लिख रहा है जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए, या एक ऐसी खूबसूरत याद बुन रहा है जो भविष्य में हमेशा आपके मुस्कुराने की वजह बनेगी? सोचिएगा जरूर।